हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आद्यंत ज्ञान में। इस चैनल पर आपको एजुकेशन के हर एक टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पर जाके क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रोशनी एक्ट के बारे में। रोशनी एक्ट आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो आपको बता दें कि ये जे.एंड.के की अर्स्टवाइल जो गवर्नमेंट थी, जब जे.एंड.के एक स्टेट हुआ करती थी, उस समय ये एक्ट इनैक्ट किया गया था। तो एक्ट ये क्या था? क्या ये एक रे ऑफ लाइट थी या एक एरा ऑफ डार्कनेस था? जैसे कि आप ये हेडलाइन देख पा रहे हैं इंडिया टुडे की, वाई लैंड ग्रैब स्कीम ऑफ जे.एंड.के इज कॉल्ड रोशनी एक्ट एंड हाउ इट हैपेंड। तो हम आपको बताते हैं कि एक्ट क्या था और कैसे इसको उसमें फोर्स में लाया गया और किस तरह ये डे लाइट रॉब। तो थोड़ा ओवरव्यू देखिए। 2001 में जब जे.एंड.के में नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी, उस समय सीएम थे फारूक अब्दुल्ला। उन्होंने एक इनैक्ट किया, एक जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट, जिसने कि उन्होंने रेगुलराइज करने की ट्राई किया कि जो अनऑथराइज लैंड है, अनऑथराइज लैंड वो लैंड जिस पे कब्जा किया गया हो, स्टेट की लैंड जिस पे किसी का कब्जा था, उस लैंड को ऑथराइज करके, यानी कि जो जिन लोगों ने भी कब्जा किया था उसको उस लैंड की ओनरशिप देने के लिए एक एक्ट बनाया और उस एक्ट का नाम रखा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट। गवर्नमेंट ने ये कहा क्योंकि अगर हम लैंड को रेगुलराइज कर दें या जिन लोगों ने इसको कब्जा करके रखा हुआ है, उनका ये मानना था कि जिन्होंने कब्जा किया हुआ है उनसे कब्जा वो छुड़ा तो पाएंगे नहीं, इसलिए जिन्होंने कब्जा किया हुआ है उनको ये लैंड बेच देते हैं औने पौने दम में, और इससे जो गवर्नमेंट है उसे 25,000 करोड़ रुपए की इनकम होगी। और इस इनकम से लाइवलीहुड इंप्रूव की जाएगी जे एंड के स्टेट के लोगों की, और उनकी लाइफ में रोशनी आएगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ की जाएगी, और इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया रोशनी प्रोजेक्ट या रोशनी एक्ट। जब रोशनी एक्ट पास किया गया तो गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया गया था कि उस समय स्टेट गवर्नमेंट की 20,64,972 कनाल लैंड, या फिर अगर हेक्टर्स में बात करें या एकड़ में बात करें तो 1,04,458 हेक्टर पब्लिक लैंड, जिसकी उस समय यानी कि 2001 में मार्केट वैल्यू थी 25,448 करोड़, वो एंक्रोच्ड थी, यानी कि उस पर कब्जा था। और जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ था, अब उन्हीं लोगों को उसका लीगल ओनर बनाने की तैयारी हो रही थी। तो इस एक्ट के प्रोविजंस क्या थे? इस एक्ट को इनैक्ट किया गया था और जो उस समय के सीएम थे फारूक अब्दुल्ला, जैसे कि हमने आपको बताया, और सेट किया गया 1990 कट ऑफ, यानी कि 1990 तक जिन भी लोगों ने जो भी लैंड पे एंक्रोच किया, यानी कि जो भी अवैध कब्जा किया होगा, 1990 तक जे.एंड.के की स्टेट लैंड पे जो भी कब्जेदारी होगा उसको वो लैंड मिल जाएगी। जो भी रेट फिक्स किया हो गवर्नमेंट ने, उस हिसाब से 1990 कट ऑफ ईयर फिक्स कर दिया गया। 2005 में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद की और पीडीपी और कांग्रेस की मिली जुली सरकार आई और मुफ्ती मोहम्मद सईद जब सीएम बने थे पहले 3 साल के लिए, तो उन्होंने कट ऑफ को रिलैक्स कर दिया 2004 तक, क्योंकि लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर भी आवाज़ उठा रहे थे कि आपने 1990 को कट ऑफ ईयर डिसाइड किया है। पर काफ़ी सारे लोग जो कि बाद में इस एक्ट को देखने के बाद स्टेट लैंड कब्जाना शुरू हो गए, तो उन्होंने बोला कि आप कट ऑफ ईयर को थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो कट ऑफ ईयर बढ़ा के 2004 कर दिया गया, यानी कि 2001 में जो लॉ था वो इनैक्ट किया गया, और 2004 तक, यानी कि एक्ट बनने के 3 साल के बाद जिसने भी कब्जा करा होगा उनको भी लीगलाइज करने के लिए 2004 को कट ऑफ ईयर मान लिया गया। उसके बाद यही पीडीपी कांग्रेस की जो मिली जुली सरकार थी, जब गुलाम नबी आज़ाद ने मुफ्ती को रिप्लेस किया एज ए सीएम, तो कट ऑफ को एक्सटेंड कर दिया गया 2007 तक। तो आप खुद सोच के देखिए, एक एक्ट जो 2001 में बनता है कि 1990 तक जिस भी लोगों ने कब्जा किया होगा स्टेट लैंड पे, तो सबसे पहले तो एक्ट का प्रोविजन नहीं होना चाहिए था कि जिन्होंने कब्जा किया हुआ उनसे आप कब्जा छुड़वाइए। रादर देन दैट ये बना दिया गया कि जिन्होंने भी कब्जा किया हुआ है 1990 तक, उन सभी को इस लैंड की लीगल ओनरशिप दी जाएगी। एक फ़ी फिक्स कर दी गई उसके लिए, वो फ़ी भी हम आपको आगे बताते हैं। उसके बाद जब मुफ्ती मोहम्मद सीएम बने तो उसके जो कट ऑफ था उसको 2004 कर दिया गया, और बाद में 2007 उसको कट ऑफ कर दिया गया। इसके बाद जे.एंड.के गवर्नमेंट ने जब, यानी कि 2007 की मैं बात कर रहा हूँ, तो जे.एंड.के गवर्नमेंट ने जो ओनरशिप थी एग्रीकल्चरल लैंड, पहले तो ये सिर्फ स्टेट लैंड थी, एग्रीकल्चरल लैंड होगी या फिर फॉरेस्ट लैंड थी, जो भी लैंड थी ये सारी लैंड थी। उसके बाद जो एग्रीकल्चरल लैंड थी, जो भी फार्मर्स ने ऑक्यूपाई किया था उनको फ्री में ये लैंड देना शुरू कर दी। तो आप देखिए कि इतनी बड़ी बंदरबांट किसी भी स्टेट में इतने बड़े लेवल पे नहीं हुई होगी कि जिसने भी एग्रीकल्चरल लैंड भी ऑक्यूपाई करी है उसे फ्री में लैंड मिल रही है। उनको सिर्फ 100 रुपया पर कैनाल देना था एज अ डॉक्यूमेंटेशन फ़ी, और लैंड उनकी हो जाती। तो इस स्कैम की अनअर्थिंग कैसे हुई, यानी कि स्कैम का पता कैसे चला गया? 2014 में कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट बनाई कि स्कीम के जो भी था इसके ऑब्जेक्टिव थे वो बिल्कुल पूरे नहीं कर पाए हैं। इन्होंने स्कीम के थ्रू ये बनाया था
कि 25,448 करोड़ रुपए के फंड जनरेट किए जाएंगे, पर 2007 से 2013 के पीरियड के बीच में सिर्फ 76 करोड़ रुपए ही गवर्नमेंट जनरेट कर पाई। इसके अलावा उस समय एक लॉ के स्टूडेंट थे अंकुर शर्मा, जो कि आज के समय एक एडवोकेट हैं। उन्होंने भी J&K हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी कि जो लैंड ग्रैबिंग है इसके अगेंस्ट एक्ट किया जाए। हालांकि बाद में जब CAG की रिपोर्ट आई तो उन्होंने भी रोशनी एक्ट के अगेंस्ट से अपनी पिटीशन को फाइल किया और क्लब कर दिया गया, और वो एक तरह से प्राइमरी या कहीं सोल रिप्रेजेंटेटिव बन के उन्होंने एक्ट किया है रोशनी एक्ट के अगेंस्ट। 2015 में जो स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन थी, इन्होंने 20 से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को चार्ज किया मिसयूज ऑफ द एक्ट के लिए, बट किसी के ऊपर भी एक्शन नहीं ली गई। इस एक्ट के अंदर 71,000 एकड़ जो लैंड थी वो जम्मू में रेगुलराइज करी गई और 4,174 एकड़ लैंड कश्मीर में रेगुलराइज करी गई। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मतलब इस पर सवाल उठाए, क्योंकि जम्मू में 71,000 एकड़ और कश्मीर में सिर्फ 4,174 एकड़। तो लोगों ने कहा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इस पर इल्ज़ाम लगाए कि एक डेमोग्राफिक जिहाद है, इसमें मुस्लिम पॉपुलेशन को बसाने के लिए एक तरह से स्टेप उठाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। हालांकि इसके बारे में हम ज़्यादा कॉमेंट नहीं करेंगे। तो इस एक्ट में वाटरशेड मूवमेंट कब आई? 2018 में, जब जम्मू एंड कश्मीर में कोई गवर्नमेंट नहीं थी और उसमें गवर्नर का रूल था। जो गवर्नर थे J&K के सत्यपाल मलिक, उन्होंने इस एक्ट को रिपील कर दिया गया। अब आपको बता दें कि रिपील का मतलब है कि उस समय के बाद से एक्ट फंक्शन करना बंद हो चुका था। मतलब उससे पहले जिन भी लोग जो बेनिफिशरीज थे उनको जो लैंड मिली है उन पर कोई एक्शन नहीं होगा, पर 2018 के बाद से ये एक्ट फोर्स में नहीं रहेगा। तो रिपील का मतलब ये था। और उसके बाद उन्होंने CBI को इसकी केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने नवंबर 2018 में जो भी बेनिफिशरीज थे रोशनी एक्ट के, यानी कि जिनको भी रोशनी एक्ट के अंतर्गत लैंड मिली थी, उन सबको एक तरह से बार कर दिया, रिस्ट्रेन कर दी कि वो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं रिलेटेड टू द ओनरशिप ऑफ लैंड। जो भी रोशनी स्कीम के थ्रू उन्हें मिली थी उस लैंड के तहत वो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे, ना उसको खरीद सकते थे, ना बेच सकते थे, ना मॉर्गेज कर सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते उस लैंड के ऊपर। वो जो डिवीजन बेंच थी J&K हाई कोर्ट की अंडर चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस राजेश बिंदल ने 10 अक्टूबर 2020 को इस एक्ट को डिक्लेयर कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और जितने भी अलॉटमेंट थी जो पास में किए गए थे उनको टर्म कर दिया गया वाइड एब इनिशियो, यानी कि जितने भी अलॉटमेंट थे वो सब कैंसिल थे। जो भी बेनिफिशरीज थे उन सब से वो लैंड वापस ली जाएगी। गवर्नमेंट को टाइम दिया गया कि आप 6 महीने के अंदर सारी की सारी लैंड वापस लें। इसके अलावा कोर्ट ने डायरेक्ट किया UT की गवर्नमेंट को कि जितने भी बेनिफिशरीज हैं उन सब के नेम पब्लिक किए जाएं जिन्होंने ये लैंड ग्रैब की है। और देखिए यहाँ पे कोर्ट के जो वर्ड्स थे काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। उन्होंने कहा था कि लैंड ग्रैब की हुई है। तो कोर्ट ने ये भी कहा कि ये एक तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड लूट थी, जहाँ पे स्टेट ने खुद से ही स्टेट को लूटने का कार्य किया। जहाँ उन्होंने ये टारगेट फिक्स किया था वो 25,000 करोड़ कमाएंगे, 25,000 करोड़ की जगह वो सिर्फ 76 करोड़ रुपए कमा पाए, और लोगों को फ्री ऑफ द कॉस्ट लैंड बांटी गई। इसमें बहुत ही सारे पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स और काफ़ी सारे लोगों के नाम आए। और इन लोगों के नाम अभी हाल ही में जो UT की गवर्नमेंट है पिछले एक हफ्ते से नाम पब्लिक कर रही है। हालांकि इससे पहले भी कुछ नाम आए थे, बट अब काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट लोगों के नाम आ रहे हैं, जैसे कि J&K स्टेट के फॉर्मर जो फाइनेंस मिनिस्टर थे हसीब द्रावू, उनका भी नाम आया है। इसके अलावा कांग्रेस के लीडर्स के काफ़ी सारे नाम आए हैं, NC के काफ़ी लीडर्स के नाम आए हैं। अभी हाल ही में अपनी पार्टी जो लेटेस्ट पार्टी बनी J&K में, उनके लीडर्स के भी कुछ नाम आना शुरू हो गए हैं। तो ये काफ़ी बड़ा एक तरह से स्कैम हुआ था J&K में, जिसको अनर्थ करके जो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उन्होंने काफ़ी सराहनीय कार्य किया, और इसको एक तरह से कैंसिल करने से लोगों को काफ़ी ज़्यादा भला हुआ है। अब देखिए इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी हो रहा है और कुछ लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि आप इस तरह से इसे कैंसिल कर दिया और उसमें कुछ जेन्युइन बेनिफिशरीज भी होंगे। तो हम बिल्कुल कहते हैं कि डेफिनेटली कुछ जेन्युइन बेनिफिशरीज भी होंगे, बट प्राइमरली और प्रिडोमिनेंटली जेन्युइन बेनिफिशरीज के लिए स्कीम बनी ही नहीं थी। ये स्कीम बनी ही इसलिए थी ताकि जो इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं या इलीगल एंक्रोचर्स हैं जिन्होंने लैंड पे कब्जा करा हुआ है, उनको लैंड की लीगल ओनरशिप दे दी जाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो उस बारे में भी कमेंट करके बताइए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।